आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे आप एक गुणनखंड वृक्ष देख रहे हैं जिसे हम लोग फैक्टर ट्री भी कहते हैं, जिससे आप पूर्व परिचित हैं। यहाँ पर एक नंबर 32,760 है और आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 से लगने पर यह 16,380 बार में कट गया। इसके बाद फिर 2 से लगाया गया, उसके बाद 8,190 बार में कट गया। उसके बाद फिर 2 से लगाया गया और यह 4,095 बार में कटा। उसके बाद 3 से लगाने पर 1,365 बार में कटा। फिर से 3 से लगाने पर 455 बार में कटा। 5 से लगाने पर यह 91 बार में कटा। 7 में लगाने से यह 13 बार में कटा। इसके बाद हम लोग यह देखना चाह रहे हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है तथा उनका नाम सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिनमें आर्किमिडीज और न्यूटन भी सम्मिलित हैं। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। वास्तव में यह और भी कुछ कहती है। यह कहती है कि एक दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्याएं किस क्रम में आ रही है, एक अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई भाज्य संख्या दी हुई है तो उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि है, जब तक कि हम अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते। उदाहरण के लिए हम 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 को वही मानते हैं जो 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 को माना जाता है। इसी प्रकार इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के किसी अन्य क्रम को भी हम 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 जैसा ही मानेंगे। इस तथ्य को निम्नलिखित रूप में भी व्यक्त किया जाता है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। व्यापक रूप में जब हमें एक भाज्य संख्या x दी हुई है तो हम उसे x बराबर p1 p2 p2 p3 pn तक लिख सकते हैं और इसे गुणनखंडित करते हैं, जहां p1 p2 से लेकर pn तक ये आरोही क्रम में लिखी अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात आने वाली जो pn है वो सभी संख्याओं से क्या होगी, बड़ी होगी। यदि हम समान अभाज्य संख्याओं को एक साथ मिला लें तो हमें अभाज्य संख्याओं की घातें प्राप्त हो जाती है, यानी पावर्स प्राप्त हो जाती है। जैसे 32,760 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 2 के लिए 2 पे पावर 3 और 2 3 के लिए 3 पे पावर 2 और 5 और 7 और 13 अकेले हैं, इसलिए इसे हम 5 गुने 7 गुने 13 लिख दे रहे हैं। एक बार यह निर्णय लेने के बाद कि गुणनखंडों का क्रम आरोही होगा तो 2 ही संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के गणित तथा अन्य क्षेत्रों में भी अनेक अनुप्रयोग हैं। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लिया जाए कि कोई संख्या 4 पे पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। अब इसको हल करते हैं और हल को समझते हैं। यदि किसी n के लिए संख्या 4 पे पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 पे पावर n बराबर 2 पे पावर 2n है
इसी कारण 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 6 बराबर 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1 आता है और 20 का 2 पे पावर 2 गुने 2 गुने 5 यानी 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 आता है। HCF हम 2 प्राप्त करते हैं और LCM हम 60 प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर HCF ध्यान से देखने पर जो 6 और 20 का 2 आया है, जिसे हम लोग 2 के पावर 1 भी कह सकते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल है। तो अगर देखा जाए सबसे छोटी घात तो 2 के पावर 1 है और इसमें सबसे छोटी घात 2 के पावर 2 है। तो सबसे छोटा घात दोनों में क्या आ गया? 2 के पावर 1 है ना। उसी प्रकार से LCM में संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल है। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 इसका गुणनफल है। तो इससे हमने क्या समझा? HCF और LCM को गुणनखंड करने पर 6 गुने 20 आता है। तो इससे क्या पता चलता है? वास्तव में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम इसकी जांच कर सकते हैं कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB और LCM AB बराबर a मल्टीप्लाई b यानी a गुना b होता है। इस परिणाम का प्रयोग करके हम 2 धनात्मक पूर्णांकों का LCM ज्ञात कर सकते हैं यदि हमने उनका HCF पहले ही ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे और इस प्रश्नावली में कुल 7 प्रश्न हैं जिन्हें हम बारी बारी से बनाने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हमारे पास पहला जो नंबर है वह है 140। तो अगर देखा जाए 140 का अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास वही तरीका है जो तरीका हम पहले स्कूलों में सीखते आए हैं। तो यह 70 2 बार में, उसके बाद 35 2 बार में, उसके बाद 5 सते 35। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 140 बराबर 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 ये आया। तो यहाँ पे देखते हैं, यानी यहाँ पे जो है 140 है ना, यहाँ पे 140 बराबर क्या हम लोग लिखेंगे? 2 के पावर 2 गुने 5 और गुने 7। 2 के पावर 2 गुने 5 और गुने 7। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 156। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 156। तो 156 को अगर हम लोग देखते हैं तो 2 बार में ये कट सकता है ना? 2 बार में कट सकता है। कैसे? 78 बार में कट सकता है 2 बार में। उसके बाद 2 बार में और कट सकता है। कितने बार में? 39 बार में कट सकता है ना? और कितने बार में कट सकता है? 2 बार में। अब 13 से 3 बार में कट सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 156 बराबर 2 के पावर 2 गुने 2 3 गुने 13। ये हमने क्या लिख दिया है ना? उसी प्रकार से आप और भी चीज़ों को लिख सकते हैं। है ना? इस तरह से और भी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। जैसे में क्या है 3 नंबर 3825 है ना? तो 3825 को हम लोग कितने बार में लगा सकते हैं? तो 3 बार में लगा सकते हैं, है ना? तो 3 बार में लगाने से हम लोग को आएगा कितना? 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5, है ना? उसके बाद फिर से 3 बार में लगेगा और यह 3 बार में लगेगा। कितने बार में? 425 बार में। और यह 3 बार में होगा कितने बार में? 5 बार में लगेगा। कितने बार में? 85 बार में। और फिर यह 5 बार में लगेगा। कितने बार में? 17 में। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 और गुना 17, है ना? इस तरह से हम लोग चीज़ों को लिख सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। है ना? हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं और तो अगले क्वेश्चन पे आने के लिए हम देखते हैं 4 नंबर 5005। तो इसको हम लोग कैसे कटा सकते हैं? तो 5005 को हम लोग पहले 5 से कटा सकते हैं। तो 5 से कटने पर यह कितने बार में कट जाएगा? 1001। उसके बाद हम इसे 7 से कटा सकते हैं। कितने बार में कट जाएगा? 143 बार में, है ना? उसके बाद कितने बार में कटेगा?
11 बार में, और यह 13 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारे पास जो नंबर है 7429, 7429, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 7429, इसको हम लोग कितने से कटाएंगे, 3 से। तो देखिए यह 2 ही नंबर से कट सकता है, एक कट सकता है 17 से, एक कट सकता है 19 से। तो 17 बार में लगाएंगे तो यह आएगा 437, कितना आएगा 437, और उसके बाद 19 बार में लगाएंगे तो यह आएगा 23। तो 7429 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, 7429 को हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 19 और गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 26 और 91, 26 और 91। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 26 और 91 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 13 लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 13 लिख सकते हैं। और 91 को क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुने 13 लिख सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का न्यूनतम घात क्या है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि 26 और 91 में उभयनिष्ठ क्या है भाई, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का क्या है, गुणनफल क्या है ना। गुणनफल क्या है, तो कितना है, 13 की पावर 1 बराबर 13, है ना। और छब्बीस और 91 में
है ना। सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घात, सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या है? गुणनफल बराबर क्या है? तो 2 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1, है ना। बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 7 गुने 13 बराबर 182। 182 बराबर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? 182। ठीक है। तो तो यहाँ से क्या पता चला? अतः SCF कितना हो गया हम लोगों का? SCF 13 हो गया और LCM कितना हो गया? 182, है ना। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 182 गुने 13 हो जाएगा। ठीक है, 182 और गुने क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? करीब करीब 2366 आ जाएगा। करीब करीब कितना आ जाएगा? 2366 आ जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, $510 और क्या है? 92। 510 और 92। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 510 का। कितना हो जाएगा? 2 बार में, है ना, 255 से कट जाएगा और फिर 3 बार में लगाएंगे तो 85 के आसपास आएगा और 5 बार में लगाएंगे 17 के आसपास आएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 510 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, है ना। और उसी तरह से हम लोग 92 को निकाल सकते हैं, 92 का निकाल सकते हैं। तो 92 को निकालेंगे तो 2 बार में लगेगा, है ना। फिर 2 बार में लगाइए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 92 इजकल टू आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 23। तो
92 और 510 में, है ना, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल क्या है? तो न्यूनतम घात वाला कितना है? 2 के पावर 1 है। तो न्यूनतम घातों, है ना, का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2 के पावर 1 बराबर 2, है ना। और अधिकतम घातों का गुणनफल, अधिकतम घातों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 17 के पावर 1 गुना 23 के पावर 1। और इतना से गुना करने पर हमें आएगा 23,460। ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि कह सकते हैं एचसीएफ जो है वो 2 होगा, एलसीएम जो होगा 23,460 होगा, है ना। और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ गुने एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 गुने 23,460 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 46,920। 46,920। तो ये समझने के बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 54 को क्या लिख सकते हैं? 27, 3 नमा 27, 3 तिहाई 9, यानी 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। उसी प्रकार से 336 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 1 2, पहले 2 ही से लगा लो, है ना। 2 से लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 2 से लगा लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16। फिर 2 से लगाइए, 2 अठी 16, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाइए 4 2, 2 से लगाइए 2 1, 3 से लगाइए 7, यानी 336 बराबर हमारे पास आएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7। ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं?
न्यूनतम घातों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? तो न्यूनतम घात में क्या आया है? 2 की पावर 1 है ना। न्यूनतम घात क्या है? 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 बराबर डायरेक्ट हो जाएगा कितना? 6। और अधिकतम घातों का गुणनफल हो जाएगा कितना? अधिकतम घातों का गुणनफल हो जाएगा कितना? तो इसमें 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 है ना। यहाँ पे 2 की पावर 4 और यहाँ पे हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 3 है ना। अब इसमें है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कितना है अधिकतम घात? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 है ना। और उसके बाद क्या नंबर बच गया? 7। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने 27 गुने 7। इतना को गुना करने पर हमारे पास करीब करीब आ जाएगा 3024। तो हम लोग कह सकते हैं, ऊपर देख लीजिएगा, हम लोग कह सकते हैं एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम बराबर 6, सॉरी एलसीएम बराबर 3024, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा है ना? 6। और दोनों का दोनों का है ना, दोनों का गुणनफल, तो एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर हो जाएगा 324 गुने 6 है ना। तो कितना आ जाएगा ये? तो नियम के मुताबिक 18,144 18,144। और संख्याओं का भी गुणनफल करेंगे तो उतना ही आएगा है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को समझकर बनाया। तीनों प्रश्नों में आप संख्याओं को गुना करके भी देख लेंगे है ना। और इस तरह से संख्याओं को गुना करने पर आपको भी उतना ही आंसर आएगा। तो आप पहले वाले क्वेश्चन में संख्याओं का गुणनफल अगर करते हैं तो 2366 आएगा, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करते हैं तो है ना, एचसीएफ और एलसीएम को गुणनफल करते हैं तो भी कितना आ जाएगा? है ना। तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन नंबरों का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए प्रश्न संख्या पहला पे चलते हैं। 12, 15 और 21, ठीक है, 12, 15 और 21। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने, है ना, 2 गुने 4 या 12 बराबर ये 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5, है ना, तो 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। उसी प्रकार से 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7, यहाँ भी हो जाएगा 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, है ना। तो यहाँ पे न्यूनतम घातों का गुणनफल क्या है? यहाँ न्यूनतम घातों का गुणनफल, है ना, न्यूनतम घातों का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 3 के पावर 1 है ना, 3 के पावर 1 है ना। यहाँ पे देखना है सर्वनिष्ठ भी होना चाहिए, तो 3 के पावर 1 है। अब अधिकतम घातों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल, है ना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, अधिकतम घातों के सभी अभाज्य गुणनखंडों का। तो यहाँ पे 2 के पावर 2, है ना, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। तो बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा? 420, ठीक है, 420। तो हम लोग लिख सकते हैं ततः एचसीएफ इजकल टू 3, है ना, और एलसीएम इजकल टू 420। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें 17, 23 और 29 है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ 17, 23 और 29, 17, 23, है ना, 29। तो 17 को लिख सकते हैं क्या? 1 गुने 17। 23 को लिख सकते हैं क्या? 1 गुने 23। और 29 को लिख सकते हैं क्या? 1 गुने 29। यही लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि सभी संख्याओं के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल, है ना, सभी संख्याओं के सर्वनिष्ठ
संख्याओं के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का क्या न्यूनतम घातों में गुणनफल, न्यूनतम घातों में गुणनफल। तो ये हो जाएगा कितना, 1 के पावर 1 है ना, क्योंकि सबसे न्यूनतम घात क्या है, 1 के पावर 1 है। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग 1 लिखेंगे, बराबर 1। अब हम लोग लिखते हैं सभी, है ना, संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों का, है ना, सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का, है ना, अधिकतम घातों में गुणनफल, अधिकतम घातों में गुणनफल। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 गुने 29 की पावर 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 गुने 23 गुने 29 बराबर क्या लिख सकते हैं, 11,339, 11,339। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू 1, एचसीएफ इज इक्वल टू 11,339, है ना। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2 के पावर 3। 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 बराबर 3 के पावर 2। और 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 बराबर 5 की पावर 2। तो यहाँ पे सभी संख्याओं के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल, न्यूनतम घातों में गुणनफल कितना हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 1 के अतिरिक्त सभी संख्याओं का कोई सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना। यहाँ पे देखा जाए तो सब 1 के सिवाय कोई है ही नहीं, तो 1 होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से सभी संख्याओं के अभाज्य
गुणनखंड का अधिकतम घातों में गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 9 गुने 25, 8 गुने 9 गुने 25, इसको गुना करने पर आएगा 72 गुने 25, और इसको गुना करने पे आएगा करीब करीब 1800। तो यहाँ पे HCF कितना हो गया 1, और LCM कितना हो गया 1800। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाल लिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि यहाँ पे HCF 2 अंकों का यानी 306 और 657 का 9 दिया है, LCM आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया हुआ है ना, दिया है, क्या दिया है भाई, HCF किसका 306 और 657 का कितना 9 दिया हुआ है ना। तो हम लोग जानते हैं सूत्र से संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। इसलिए LCM बराबर क्या होगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल और बटा HCF है ना, संख्याओं का गुणनफल और बटा क्या हो जाएगा, तो संख्याओं का गुणनफल 306 गुना के 657 और भागा का हो जाएगा कितना 9। ठीक है, ठीक है। तो अगर 9 से हम इसे काटते हैं तो 9 सत्ते 63 आएगा और 9 तिया 27 आएगा, यानी 306 गुने 73 कटेगा और इसका वैल्यू जो आएगा 22,338, 22,338। तो हमारे हिसाब से LCM जो है वह 22,338 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग आते हैं। छः पर आते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा, है ना। तो अगर हम देखते हैं कि 7 गुने 11 गुने 13 है ना, 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 करते हैं तो कितना आता है,
1014 आता है। कितना आता है? 1014 आता है। और 1014 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो पहले 2 बार को लगाएंगे, है ना, उसके बाद 3 बार में लगाएंगे, उसके बाद में 13 बार में लगाएंगे। तो यह आ गया 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दी हुई संख्या, है ना, कौन दी हुई संख्या? तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। को अभाज्य, है ना, गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यानी 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13 के रूप में, है ना, रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता, समझ गए? तो जब इसे व्यक्त किया जा सकता है तो अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अतः कौन से गणित की? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या कह सकते हैं कि 7 गुने 11 गुने 13, है ना, प्लस 13 क्या है? एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है ना। इसी प्रकार हम लोग इसे भी समझने की कोशिश करते हैं, है ना। नेक्स्ट उसमें जो दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, है ना, गुने 1 प्लस 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, है ना, 50 5045 5045, है ना। और 5045 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना से कटेगा? 5 से, ये आ जाएगा 1009। यानी इसको बराबर लिख सकते हैं 5045 को 5 गुने 1009। ये अब आगे कटेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दी हुई संख्या, है ना, दी हुई
संख्या, कौन सी संख्या? तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, है ना। 5 को 5 गुने 1009, है ना। क्या है यह? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, खंडों के रूप में, है ना, लिखा जा सकता है। नहीं, लिखा जा सकता है। अतः संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? अंकगणित, है ना, कि आधारभूत प्रमेय के अनुसार, कि आधारभूत प्रमेय के अनुसार, है ना, भाज्य है। क्या है? भाज्य है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करेंगे या करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन, सोनिया और रवि जो हैं, जिस स्थान से चले थे उसी स्थान पर पुनः मिलने के लिए उन्हें 12 मिनट और 18 मिनट दोनों समयों का एक गुणज होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए। इसके लिए हमें 12 और 18 का क्या करना होगा, है ना। 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो प्रश्न से हम लोग लिख सकते हैं सोनिया और है ना, सोनिया और रवि जिस स्थान से चले थे, सोनिया और रवि जिस स्थान से चले थे, है ना, जिस स्थान से चले थे उसी स्थान पर पुनः मिलने के लिए उसी स्थान पर पुनः मिलने के लिए, है ना, उन्हें वह समय चाहिए, उन्हें वह समय चाहिए
कौन सा समय चाहिए? जो 12 मिनट और 18 मिनट, जो 12 मिनट और 18 मिनट दोनों समयों का एक ही क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए, है ना? एक ही क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो 12 का क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 तिया 12, है ना? 2 की पावर 2 बराबर 3 की पावर 1। और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18, यानी 2 के पावर 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग दोनों संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड 2 की अधिकतम घात का अभाज्य गुणनखंड और दोनों संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड 3 की अधिकतम घात का अभाज्य गुणनखंड, तो लघुत्तम जो होगा, एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होता है वह होता है 2 की अधिकतम घात, है ना, तो 2 की अधिकतम घात 2 पर पावर 2 और 3 की अधिकतम घात 3 की पावर 2, 4 गुने 9 बराबर 36, है ना? तो हम लोग लिखेंगे अतः वे 36 मिनट, है ना, बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने, है ना, इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चंस हमें और देखना है। जो क्वेश्चंस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं बनाया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, इसे आप पढ़कर समझ सकते हैं और बना सकते हैं, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जांच कीजिए क्या जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या की किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त
हो सकती है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं, हल पे आते हैं। यदि 6 पे पावर n का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है, तो 6 पे पावर n 5 से विभाज्य होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यदि 6 पे पावर n का मान एक ऐसी संख्या है, क्या है, एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है, जिसमें इकाई का अंक 0 है ना। तो 6 पे पावर n किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ध्यान देना है। तो 6 पे पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 पे पावर n लिख सकते हैं, जिसका मतलब है क्या मतलब है भाई, 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में में 2 या 3 के अतिरिक्त 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना। तो 6 पे पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, मतलब कह सकते हैं कि 6 पे पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अतः 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, है ना, 0 पे, है ना, 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को समझा। इसे जाकर दोबारा रिवाइज करें।